आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा गति या मोशन। मोशन यानी कि गति। गति क्या होता है? किसी वस्तु के स्थिति या फिर अवस्था, किसी वस्तु के स्थिति के साथ समय के साथ, किसी वस्तु के समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। अगर कोई वस्तु है स्थिति में यानी कि पोजीशन, स्थिति यानी कि पोजीशन में समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। और गति एक सापेक्ष पद होती है, एक रिलेटिव टर्म होता है। गति एक सापेक्ष पद, गति एक सापेक्ष पद होता है। सापेक्ष पद का मतलब होता है कि ये जब भी गति की बात होगी तो ये पोजीशन टाइम के साथ परिवर्तित करेगा। किसी भी वस्तु के अगर हम कहेंगे कोई वस्तु है वो गतिमान तब होगी जब उसकी वर्तमान स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती रहे। जैसे हम इस समय यहाँ खड़े हैं और आगे चल के जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे हम चल करके आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कोई सामने से ऑब्जर्व करेगा तो देखेगा कि ये जो इंसान खड़ा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मूव कर रहा है, यानी अपनी अवस्था में अपने पोजीशन में चेंज कर रहा है, बदलाव कर रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति गति अवस्था में है। गति अवस्था के लिए हम लोग टाइम को लेकर के चलते हैं कि समय के साथ परिवर्तन होना है और इसकी स्थिति, इसकी पोजीशन कितना है, पोजीशन को हमें चेंज करना है। और ये इसका एक सापेक्ष, गति एक सापेक्ष पद होता है। सापेक्ष पद का मतलब क्या होता है हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। यहां मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यहां भी कोई व्यक्ति है ए और बी, और यहां कोई व्यक्ति है सी। अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बात अगर किया जाए ए के अनुसार बी किस अवस्था में होगा और सी के अनुसार बी कौन से अवस्था में होगा। तो अगर ये क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन व्यक्ति हैं और तीनों ए के अनुसार बी, मान लीजिए ये विरामावस्था में है, बी विरामावस्था में है और सी के सापेक्ष बी गतिमान है। ए के अनुसार बी के बारे में बात हो रही है और सी के अनुसार बी के बारे में बात हो रही है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ए के अनुसार बी विरामावस्था में और सी के अनुसार बी गतिमान अवस्था में। ये बातें क्लियर हैं, दोनों सही होंगी, विरामावस्था में भी होगा और गतिमान अवस्था में भी होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब एक ही वस्तु है वो विरामावस्था में भी हो सकती है कैसे, और गतिमान अवस्था में भी हो सकती है कैसे। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये दोनों व्यक्ति हैं और ये ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ये ट्रेन किसी स्पीड से जा रही है, मान लीजिए
180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है। अब अगर सी देखेगा बी को, सी के अनुसार बात करें बी के बारे में, तो ये ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पर है, ये सब ट्रेन में है और ये ग्राउंड में है। ये ग्राउंड पर बैठा हुआ है व्यक्ति सी, और सी ग्राउंड पर बैठा हुआ है, बी के बारे में बात कर रहा है। बी ट्रेन में है और ट्रेन के साथ साथ जैसे ट्रेन जा रही है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, बी व्यक्ति है कोई और ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन 180 के स्पीड में अगर चल रही है तो इसका मतलब सी का जवाब होगा कि ये जो बी होगा वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि ट्रेन के साथ साथ चल रहा है, ये गतिमान अवस्था में। इसका मतलब सी के अनुसार बी गतिमान अवस्था में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर बात करें ए के अनुसार बी के बारे में, तो देखिए ट्रेन चाहे 180 की स्पीड में चले और चाहे 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चले, ये हमेशा इन दोनों का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये दोनों व्यक्ति मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर हैं, ये दोनों व्यक्ति कुछ डिस्टेंस पर हैं या फिर 5 मीटर की दूरी पर हैं, तो इन दोनों का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 50 घंटा, जितना भी ट्रेवल करेंगे, जितना समय लगेगा, इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर पोजीशन चेंज नहीं होगा तो हम कहेंगे ये रुके हुए हैं, ये गतिमान नहीं है। और गति का डेफिनेशन यही होता है कि समय के साथ परिवर्तन, उसके पोजीशन में किसी वस्तु द्वारा उसके पोजीशन या स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। तो अगर इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये गतिमान नहीं है, ये रुके हुए हैं, विरामावस्था में है। और अगर ये देख रहा है ग्राउंड पर और ये स्पीड में ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, इसका मतलब ये समय के साथ अपनी अवस्था कहीं कभी यहाँ थे और कुछ देर बाद ये आगे बढ़ गए। इसका मतलब इनके अवस्था में इसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो अगर अवस्था में परिवर्तन होगा या स्थिति में परिवर्तन होगा समय के साथ, तो हम कहेंगे ये गति है या फिर गतिमान अवस्था में। अब ये दोनों दो टर्म आ गए, विरामावस्था और गतिमान अवस्था। इन दोनों टर्म को डिफाइन करने के लिए अगर बात करें दोनों का डिफिनेशन क्या होगा, तो विरामावस्था वो अवस्था जो किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना होने दे। ये स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो। जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो हम कहेंगे कि वो वस्तु विराम है या फिर विरामावस्था में है, यानी कि रेस्ट में है। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो हम कहेंगे तब हम कहेंगे कि ये वस्तु गतिमान है या फिर गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था कहलाता है। अब अगर बात करें हम लोग, जैसे मान लीजिए इसका और एक उदाहरण, हम लोग पृथ्वी पर हैं और एक उदाहरण अगर मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ हमेशा अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है, ये पृथ्वी है। और यहां मान लीजिए कोई चांद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और यहां कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। अब ये घूर्णन कर रहा है, लेकिन अगर चांद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति चांद पर बैठा हुआ है, तो वो कहेगा कि जिस अक्ष पर, ये अपने अक्ष पर जिस तरह से घूर्णन कर रही है, जिस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसे लगेगा कि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे इस पर जितने भी व्यक्ति हैं, ए हो या बी हो, जो भी व्यक्ति हैं वो पृथ्वी के साथ साथ घूमते हैं। ऐसा उसे लगेगा कि ये जब चांद पर बैठ करके कोई व्यक्ति अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं या वस्तु हैं सबको देखेंगे तो कहेंगे कि पृथ्वी के साथ साथ जितने
स्पीड से पृथ्वी घूम रही है उतना ही स्पीड से ए और बी भी मोशन में है, यानी कि गति में है, ये भी घूम रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से ए भी बैठा है और बी भी बैठा है, पृथ्वी पर दोनों है और अपने घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो ऐसा लगेगा हमें कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी, ऐसा लगेगा कि ए भी उतना ही दूरी पर स्थित है और बी भी उतना ही दूरी पर स्थित है, मतलब इनके पोजीशन में चेंज नहीं है। तो हम बात करेंगे ये दोनों गति अवस्था में नहीं होंगे, ये विराम। इसीलिए लगता है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। और पृथ्वी के बाहर अगर कोई व्यक्ति देखे, वो ऑब्जर्व करे किसी और दूसरे अन्य ग्रह पर जाकर के, तो ऑब्जर्व करे, तब उसे पता चलेगा कि ये पृथ्वी वास्तव में रोटेट कर रही है, घूम रही है। और यही कंडीशन है कि ये सापेक्ष पद ही बताता है कि हम लोग घूम नहीं रहे हैं, ये घूर्णन नहीं कर रही है। अगर सापेक्ष पद नहीं होता, कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, तो हम लोग इसे डिफाइन ही नहीं कर पाते, मोशन को डिफाइन ही नहीं कर। तो ये दोनों व्यक्ति पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति होंगे, उन्हें लगेगा कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। लेकिन इसके क्यों नहीं घूम रही है? क्योंकि ये सापेक्ष पद होते हैं। जब किसी के सापेक्ष ही लिया जाता है तब गति का निर्माण होता है, तब गति पता चलता है। तो ये सापेक्ष सी के लिया जाएगा। मान लीजिए मून पर कोई बैठा है, सी से लिया जाएगा, सी के सापेक्ष लिया जाएगा, तो बात होगी तो ए और बी दोनों गतिमान अवस्था में होंगे। और अगर ए की बात होगी बी के सापेक्ष, तो ये विरामावस्था में होंगे। गतिमान के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। जब किसी भी जिसके गति को जिसके सापेक्ष बात होती है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु जिसके सापेक्ष, जहां से काउंट किया जाता है, जिसे हम लोग जिसके सापेक्ष बात करते हैं गति में, जिसके सापेक्ष बात होती है, वो उसका रेफरेंस पॉइंट यानी कि संदर्भ बिंदु कहलाता है। संदर्भ बिंदु ही उससे बताता है कि किसके सापेक्ष बात हो रही है। जैसे यहाँ संदर्भ बिंदु सी होगा और यहाँ संदर्भ बिंदु ए होगा, यहाँ संदर्भ बिंदु बी होगा, संदर्भ बिंदु, और यहां संदर्भ बिंदु ए, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। अब गति को डिफाइन करने के लिए कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मान लीजिए विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, समय आदि को हम लोग डिफाइन करेंगे और ये बताएंगे कि गति का मूल डिफिनीशन क्या होता है और गति का मतलब क्या होता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि सबसे पहले दूरी और विस्थापन को जान लें, उसके बाद चाल और वेग में जो भी संबंध है जिस तरह से डिफाइंड होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दूरी और विस्थापन को समझते हैं हम लोग आगे। जैसे मान लीजिए दूरी को और विस्थापन को समझने के लिए एक बनाए हम लोग। मान लीजिए यहाँ एक घर है, ये आपका हाउस है या होम है, घर है, और इसी से कुछ दूरी पर स्कूल है। ये स्कूल है और ये आपका घर है। और मान लीजिए यहाँ से हमारे घर से रास्ता जो गया है इस तरह से, ये घर से जो रास्ता गया है ये हमारा कहलाएगा वास्तविक पथ। ये हमारा होगा वास्तविक पथ। और इसकी जो लंबाई होगी वास्तविक पथ की लंबाई, और यहां से अगर हम मान लें कि एक रास्ता कोई ऐसा है जो सीधे होकर के जा रहा है, ये वास्तव में रास्ता नहीं है। ये हम लोग मान रहे हैं कि अगर ऐसा रास्ता होता तो, ये वास्तव में रास्ता नहीं है। ये एकदम शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग लिए हैं, ये न्यूनतम दूरी ले लिए हैं, न्यूनतम पथ ले लिए हैं। एक ये न्यूनतम
पथ और इसकी दूरी लंबाई लंबाई और ये हमारा घर है और ये स्कूल है। यहाँ से जो वास्तविक पथ है ये वास्तविक पथ की लंबाई होगी और यहाँ से मेजर करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक न्यूनतम पाथ बना दिया जाता तो यहाँ से एक रास्ता न्यूनतम पथ हो जाता है कि इससे न्यूनतम कुछ और नहीं हो सकता, इससे न्यूनतम कोई और रास्ता नहीं हो सकता। इस स्थिति को मान लीजिए ये यक्षाई है यानी इनिशियल पोजीशन और ये यक्षयफ है यानी कि फाइनल पोजीशन। इसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और इसे कहेंगे अंतिम अवस्था। दूरी और विस्थापन को हमें समझना है। दूरी सबसे पहले डिफाइन करेंगे दूरी को, तो प्रारंभिक स्थिति अवस्था या फिर स्थिति कर लेते हैं इसको। स्थिति और ये अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। मान लीजिए दूरी को हमें डिफाइन करना है, दूरी को हम क्या करेंगे, ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों नाम लेंगे। प्रारंभिक स्थिति किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाता है या फिर दूरी कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के वास्तविक पथ की लंबाई, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाता है और प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाता है। दूरी और विस्थापन में बस इतना ही डिफरेंस है। ये दूरी वास्तविक पथ की लंबाई होती है और विस्थापन न्यूनतम पथ की लंबाई होती है। और अगर बात करें इसमें तो दूरी बड़ी या फिर बराबर होती है किससे, विस्थापन से। दूरी हमेशा बड़ी या बराबर होती है विस्थापन से। अभी इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे प्रूव भी करेंगे कि दूरी हमेशा बड़ी होती है विस्थापन से। और बात करें आगे, दूरी सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि। सदिश और अदिश को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी कि परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, यानी दोनों होता है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश राशियां जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। यहाँ पता चल रहा है कि दूरी अगर अदिश राशि है तो इसका मतलब इसमें दिशा नहीं होना चाहिए और सही भी है कि इसका दिशा देखिए एक फिक्स नहीं है, नियत नहीं है। दिशा कभी ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर दाहिने जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है नीचे, मतलब दिशा फिक्स नहीं है। वास्तविक पथ में दिशा फिक्स न होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं ये अदिश राशि है। और यहाँ हमेशा अगर पूरब की ओर जाना है तो ये सिर्फ पूरब की ओर ही दूरी तय करेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये जो विस्थापन है इसमें दिशा फिक्स है, नियत है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन सदिश राशि होता है और दूरी अदिश राशि होता है। और दूरी विस्थापन पहले दिन हम लोग पढ़े भी थे कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि होती है। और आगे अगर इसमें एक क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अगर बात करें फर्स्ट का, फर्स्ट मान लीजिए ओ से लेकर के ए तक जा रहा है और ए से लेकर के बी तक जा रहा है, यानी ओ से लेकर के ए तक जाएगा तो 1 मीटर की दूरी तय करेगा और ए से लेकर के बी तक जाएगा तो 1 मीटर, यानी कि जो दूरी तय करेगा वो 2 मीटर हो। और अगर विस्थापन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट यानी प्रारंभिक अवस्था स्थिति और इसका अंतिम स्थिति के बीच यानी मध्य दूरी जो लेंगे वो ओ और बी के मध्य लेंगे, यानी कि ओ और बी के मध्य जो दूरी होगा वो 2 मीटर होगा।
विस्थापन के लिए हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, बीच से मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, शुरुआत का बिंदु ले लेंगे, मतलब जो प्रारंभिक स्थिति इसकी होगी ले लेंगे, और इसका जो अंतिम स्थिति है, बस विस्थापन के लिए दो ही चीज की हमें आवश्यकता होती है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ओ से लेकर के ए तक, यानी ओ से ए तक 1 मीटर और ए से लेकर के बी तक 1 मीटर और बी से लेकर के ए तक 1 मीटर, यानी दूरी जो तय करेगा वो 3 मीटर की दूरी तय करेगा। और विस्थापन हमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पॉइंट उठाना है और लास्ट पॉइंट यानी ओ से लेकर के ए तक विस्थापन कितना होगा, 1 मीटर। और अगर बात करें थर्ड, ओ से लेकर के ए तक 1 मीटर और ए से लेकर के बी तक 1 मीटर और बी से लेकर के ए तक 1 मीटर और ए से लेकर के ओ तक 1 मीटर, ए से लेकर के ओ से लेकर के ए तक 1 मीटर और ए से लेकर के बी तक 1 मीटर और बी से लेकर के ए तक 1 मीटर और ए से लेकर के ओ तक 1 मीटर, यानी कि 4 मीटर इसका दूरी होगा। और विस्थापन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेंगे और फर्स्ट और लास्ट एक ही बिंदु पर है। जब एक ही बिंदु पर है तो इसका मतलब उसकी स्थिति में चेंज नहीं हो रहा है, वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपने उसी पोजीशन पर है, यानी दूरी जो तय करेगा, लंबाई जो तय करेगा वो 0 मीटर तय करेगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ओ से लेकर के ए तक आ रहा है तो 1 मीटर और ए से बी तक 1 मीटर और बी से लेकर के ओ तक, ए को छोड़ करके सीधे ओ पर जा रहा है, इसका मतलब ए तक आएगा तो 1 मीटर और ए से ओ तक आएगा तो 1 मीटर, यानी कि बी से लेकर के ओ तक 2 मीटर और ओ से लेकर के सी तक 1 मीटर, यानी टोटल 5 मीटर। और अगर विस्थापन की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो -1 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो दूरी है और विस्थापन, एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि दूरी में हमेशा धनात्मक है। जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूरी हमेशा धनात्मक आ रही है, यानी ये दूरी हमेशा धनात्मक होती है। और विस्थापन की बात करें तो इसमें धनात्मक भी है, ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब विस्थापन प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। और दूरी और विस्थापन के बीच अगर एक क्वेश्चन और दूरी और विस्थापन पर आधारित एक क्वेश्चन और बात करें तो एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है और इसके परिध पर, ये मान लीजिए इसका केंद्र O है और इसके परिध C पर कोई व्यक्ति एक चक्कर घूम करके इस तरह से कंप्लीट कर रहा है। एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय करेगा और विस्थापन तय करेगा, ये हमें गणना करना है। दूरी 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में तय किया गया दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी और विस्थापन हमें निकालना है। दूरी और विस्थापन, दूरी निकालेंगे हम लोग तो यहां से बिंदु सी से अगर एक चक्कर पूरा करेगा तो जो उसकी दूरी होगी वो परिधि के बराबर होगी, जो उसकी दूरी होगी वो परिवृत्त के परिधि के बराबर होगी, यानी वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है और 2 पाई का मतलब है 22/7 और r दिया गया है 7 मीटर, यानी 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 मीटर इसका
दूरी हो जाएगा। और विस्थापन की बात करें तो ये व्यक्ति एक चक्कर कंप्लीट कब करेगा, जब मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेगा और यही बिंदु पर आकर के पहुंचेगा तो हम कहेंगे कि एक चक्कर कंप्लीट है। जब जहां से चलना शुरू किया कोई व्यक्ति और जहां से चलना कोई व्यक्ति शुरू किया और आकर के वहीं रुक गया, इसका मतलब विस्थापन कितना तय करेगा, 0 मीटर। विस्थापन 0 होगा और जो परिधि होगी वो 44 मीटर होगी। तो इस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूरी और विस्थापन का जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और जिस तरह से हम लोग दूरी और विस्थापन को समझे हैं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उतने बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।